नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। अभी कुछ ही समय पहले मुशर्रफ की प्रॉपर्टी जो कि यूपी में स्थित थी, उसकी नीलामी हुई थी। अब पूर्व प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के लियाकत अली खान थे, उनकी भी प्रॉपर्टी काफ़ी विवादास्पद हो चुकी है। क्या ये प्रॉपर्टी नीलाम होगी और एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो लियाकत अली खान या लियाकत अली खान, जैसा कि इनका नाम बताता है, ये प्रधानमंत्री थे, मुस्लिम लीग के बहुत ही अहम सदस्य थे। जब भारत का विभाजन हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान को ही माना जाता था कि यही आर्किटेक्ट थे पाकिस्तान के। मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने और उसके बाद लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे। इस तरह से जो जद्दोजहद भी दोनों के बीच में चलती थी पाकिस्तान को लेके, ये तो खुद में ही एक वीडियो बनाने लायक है कि किस प्रकार से लियाकत अली खान को पूर्व पाकिस्तानी गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना काम नहीं करने देते थे और हर जगह कुछ ना कुछ उनका कहना होता था, जिससे पाकिस्तान को शुरुआती दिनों में स्टेबिलिटी भी नहीं मिल पाई थी। बनाएंगे कभी उसको भी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िला एक संपत्ति विवाद में केंद्र में है, जो विभाजन के उथल पुथल भरे वर्षों से चले आ रहा है। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के पास एक मस्जिद और 4 दुकानों वाली विवादित संपत्ति को हाल ही में एक जांच के बाद शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है, यानी कि ये एनिमी प्रॉपर्टी है। एनिमी प्रॉपर्टी के लिए अगर जब भारत का विभाजन हुआ, बहुत लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी छोड़ के जब पलायन किया बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ, तो उन संपत्तियों को ज़्यादातर मानी जाती है। इस ज़मीन का स्वामित्व पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के परिवार से जुड़ा है, जिनका दावा है कि 1947 में विभाजन के बाद इस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। इस विवाद ने इसके स्वामित्व की जो स्वामित्वता जो है, यानी कि ओनरशिप है, इसके ऊपर विवाद खड़ा कर दिया है। एक गुट दावा करता है कि यह भूमि वक्फ बोर्ड की है, यानी कि ये पब्लिक डोनेशन है, वक्फ को दे दी गई है, अब वो चाहे जो भी करें। दूसरा गुट कह रहा है कि यह अवैध अतिक्रमण का परिणाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये किस प्रकार से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखती है, 1918 में कब्जा बताया जा रहा है। संपत्ति विवाद की शुरुआत 1918 में हुई थी। इससे पहले जब भारत तब भी अस्वतंत्र था और कॉलोनियल पावर्स के अधीन था। जब लियाकत अली खान के पिता रुस्तम अली खान ने इस ज़मीन पर कब्जा किया था। लियाकत अली खान का जन्म हरियाणा करनाल में हुआ था। वह रुस्तम अली खान और मोहम्मद बेगम के दूसरे बेटे थे। महमूदा बेगम यूपी के सहारनपुर में नवाब कहर अली खान की बेटी थी। इसके अलावा लियाकत अली खान का मुजफ्फरनगर से गहरा राजनीतिक और पारिवारिक जुड़ाव था। उन्होंने 1926 में संयुक्त प्रांत विधान परिषद के लिए सफलतापूर्वक अभियान यहाँ चलाए थे। 1932 में लियाकत अली खान को संयुक्त प्रांत विधान परिषद का उपाध्यक्ष भी चुना गया। इसके अलावा 1940 में वे केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने। खान परिवार का मुजफ्फरनगर में व्यापक राजनीतिक प्रभाव था और क्षेत्र में उनकी कई संपत्तियां थी, जिनमें से एक संपत्ति ये भी थी। 1947 में भारत के विभाजन के बाद लियाकत अली खान पाकिस्तान चले गए और उनकी भारतीय संपत्तियां शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित हुई। भारतीय कानून के तहत यह पदनाम उन व्यक्तियों की संपत्ति पर लागू होता है जो विभाजन के बाद देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए। तो जो भी विभाजन के बाद 1947 के विभाजन के बाद भारत देश से छोड़कर दूसरे देशों में चले गए, स्पेशली पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तो उनको शत्रु संपत्तियों के रूप में घोषित किया जाता है। उनके प्रवास के बाद के वर्षों में भारत में उनके परिवार की संपत्ति विवाद का विषय बना। लियाकत अली खान की हत्या हुई थी 1951 में। रावलपिंडी में 1 लाख लोगों की रैली को संबोधित करते समय लियाकत अली खान की हत्या कर दी। उनके सीने में 2 गोलियां मारी गई और उनके हत्यारे सईद अकबर खान को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने तुरंत गोली मारी। इसके अलावा कुछ इस प्रकार का उनका घर दिखता है उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए। मस्जिद और दुकानों की भूमि का विवाद जो चल रहा है, विवादित भूमि मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित है, जहां मस्जिद और दुकानें बनी हैं। 2023 में राष्ट्रीय शक्ति संगठन के संयोजक संजय अरोड़ा ने आरोप लगाया कि मस्जिद और दुकानें दुश्मन की संपत्ति पर अवैध रूप से बनाई गई हैं। श्री अरोड़ा ने यह भी दावा किया है कि मस्जिद होटल की तरह बनाई गई थी और इस क्षेत्र में निर्माण नियंत्रित करने वाले कानूनी नियमों का पालन नहीं करती थी। इसके अलावा इसे मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने मंजूरी भी नहीं दी थी। श्री अरोड़ा ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति का कोई दस्तावेज ही नहीं है। अगर ये वक्फ थी तो ये सिर्फ मौखिक रूप से थोड़ी वक्फ हो जाएगी, आपके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए उसको दिखाने के लिए। जब कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला जाता है तो उसकी संपत्ति अवैध या शत्रु संपत्ति बच जाती है। उनकी शिकायत के बाद स्थानीय जितने भी अधिकारी थे उन्होंने बहुस्तरीय जांच शुरू की,
जिसमें मुजफ्फरनगर जिले मजिस्ट्रेट कार्यालय, राजस्व विभाग और नगर निगम के प्रतिनिधि भी शामिल थे। जांच को आगे बढ़ते हुए इसे दिल्ली में शत्रु संपत्ति कार्यालय भेज दिया गया, जहां भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए एक टीम भेजी गई। संपत्ति का सही मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है कि इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, ये अभी हमें नहीं पता है। मस्जिद और दुकानों पर कब्जा करने वालों का तर्क यह है कि भूमि कानूनी रूप से वक्फ इस्लामिक बंदोबस्ती का एक रूप थी, जिसका अर्थ है कि इसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान किया गया था। विवाद के मुस्लिम पक्ष के व्यक्तियों के अनुसार संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास पंजीकृत थी। उन्होंने इस आशय के दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसमें उनके दावे को पुष्ट करने के लिए 1937 का एक पत्र भी शामिल था। संपत्ति को वक्फ घोषित करने का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक स्थानीय व्यवसायी मोहम्मद अतहर थे, जो विवादित जमीन पर एक दुकान चलाते। उनका कहना है कि यह संपत्ति रुस्तम अली खान की थी, जिन्होंने इसे वक्फ को दान कर दिया था। श्री अतहर ने यह भी कहा कि मस्जिद देश के बंटवारे से पहले भी मौजूद थी और इसके निर्माण को किसी कानून का उल्लंघन करके नहीं किया गया। दावेदार ये भी कहते हैं कि दुकानों से वसूला जाने वाला किराया वैध है और कोई अवैध कब्जा यहाँ नहीं किया गया है, यानी कि जितना भी ये किराया दे रहे हैं सारा वैध रूप से किराया दिया जा रहा है। उनका तर्क यह है कि भूमि को शत्रु संपत्ति के रूप में नामित करना ऐतिहासिक अभिलेखों की गलत व्याख्या पर आधारित है। उन्होंने अपने दावे को साबित करने के लिए कई दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं और सरकार से बोला है कि आप मामले पर पुनर्विचार करिए। इसके अलावा शत्रु संपत्ति क्या होती है? 1965 से लेकर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों के बाद भारत से पलायन हुआ पाकिस्तान की तरफ कुछ लोगों का। भारत रक्षा अधिनियम 1962 के तहत बनाए गए भारत रक्षा नियमों के तहत भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकता लेने वाले लोगों की संपत्ति और कंपनी दोनों को कब्जे में ले लिया और केंद्र ने इसे शत्रु संपत्ति का नाम दिया। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद चीन चले गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के साथ भी यही हुआ। 10 जनवरी 1966 के ताशकंद घोषणा पत्र में एक खंड शामिल था, जिसमें लिखा था कि यह भारत और पाकिस्तान संघर्ष के सिलसिले में किसी भी पक्ष द्वारा ली गई संपत्ति और परिसंपत्तियों की वापसी पर चर्चा रहेगी। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने 1971 में अपने देश में ऐसी सभी संपत्तियों का निपटान कर दिया था। इसके अलावा अगर बात करें देश में कितनी शत्रु संपत्तियां हैं, तो यूपी में सबसे ज़्यादा शत्रु संपत्तियां जितनी मैं अभी बताऊंगी, सबसे अधिक यूपी में है। 12,611 संपत्तियों को गृह मंत्रालय ने शत्रु संपत्ति घोषित की है। 12,485 पाकिस्तान के नागरिकों की है और बाकी जितनी है 126 वो अन्य देशों के नागरिकों की है। यूपी में सबसे अधिक शत्रु संपत्तियां हैं, यहाँ 6,255 शत्रु संपत्ति हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 4,088, देश की राजधानी दिल्ली में 659 शत्रु संपत्तियां हैं। 1968 में लागू शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत शत्रु संपत्ति को भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक के पास रखा जाता है। विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार कई राज्यों में शत्रु संपत्तियों का स्वामित्व रखती है। 2017 में संसद ने शत्रु संपत्ति विधेयक 2016 पारित किया था, जिसने 1968 अधिनियम और सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 में संशोधन किया था। इससे शत्रु विषय और शत्रु फर्म शब्दों को परिभाषा में विस्तार से बताया था। इसमें शत्रु के कानूनी उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी को शामिल भी किया गया था, चाहे वह भारत का नागरिक हो या किसी ऐसे देश का नागरिक हो जो शत्रु नहीं है। शत्रु फर्म की उत्तराधिकारी फर्म हो, उसे चाहे उसके सदस्य या भागीदारों की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। इसके अलावा संशोधित कानून में यह प्रावधान किया गया था कि शत्रु संपत्ति संरक्षक के पास बनी रहेगी, भले ही शत्रु या शत्रु विषय का शत्रु फर्म की मृत्यु, विलुप्ति, व्यवसाय के समापन या राष्ट्रीयता में परिवर्तन के कारण शत्रुता समाप्त हो जाए। यह कानूनी उत्तराधिकारी भारत का नागरिक हो या किसी ऐसे देश का नागरिक हो जो शत्रु नहीं है। अभिरक्षक केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपने अधीन निहित शत्रु संपत्ति का निपटान भी कर सकता है। सरकार इस प्रायोजन के लिए अभिरक्षक को निर्देश जारी कर सकती है। संशोधन का उद्देश्य था कि युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन चले गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के उत्तराधिकार या फिर हस्तांतरण के दावों के से सुरक्षा प्रदान करना था। इसका मुख्य उद्देश्य इस संबंध में न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को नकारना था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह भी बताया गया है कि हाल ही में विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई ऐसे निर्णय दिए गए हैं जिनसे शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत अभिरक्षक और भारत सरकार की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा की गई ऐसी व्याख्या के मद्देनजर अभिरक्षक को शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत
अपने कार्यों को जारी रखना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा साल 2000, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद में पूर्व राजा की संपत्ति के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया गया था, जिनके पास हजरतगंज, सीतापुर और नैनीताल में कई बड़ी संपत्तियां थी। विभाजन के बाद राजा 1957 में पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली। हालांकि उनकी पत्नी और बेटे मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान भारतीय नागरिक के रूप में शामिल रहे। 1968 के अधिनियम के बाद राजा की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बेटे ने संपत्ति पर अपना दावा पेश किया और कानूनी लड़ाई के बाद 2005 को सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ में उनके पक्ष में फैसला सुनाया, इसके बाद इस फैसले ने अदालतों में आगे जितनी वाली याचिकाएं थी वो भी दायर होने लगी। इसके अलावा जिनमें पाकिस्तान चले गए लोगों के वास्तविक रूप से किस प्रकार से संपत्तियों पर अधिकार है उस पर भी ध्यान केंद्रित हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से शत्रु संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। भारत रक्षा अधिनियम 1962 के तहत बनाए गए भारत रक्षा नियमों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकता वाले लोगों की संपत्तियों और कंपनियों को अपने कब्जे में ले लिया। केंद्र ने इन शत्रु संपत्तियों को भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षण के पास सौंप दिया। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।